इस शजरे को समझने के लिए हमें कुरैश के एक सरदार अब्द मनाफ बिन कुसई पे आना पड़ेगा, जो 5वीं सदी ईस्वी के दरमियानी हिस्से में मक्का में जिंदगी गुजार रहे थे। अब्द मनाफ के 5 बेटों में 2 जुड़वा बेटे थे, जिनके नाम अब्द शम्स और हाशिम था। रवायात में आता है कि अब्द मनाफ के ये दोनों बच्चे पैदाइश के वक्त कुछ इस तरह से आपस में चिपके हुए थे कि हाशिम के पांव अपने भाई की पेशानी से जुड़े हुए थे और लेजेंड के मुताबिक उनके वालिद ने उन्हें अपनी तलवार से अलग किया। व्यूअर्स, यहाँ एक बात वाज़ह कर दी जाए कि अब्द मनाफ के बेटे अब्द शम्स बनु उमैया, जबकि हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बनु हाशिम के जद्दे अमजद माने जाते हैं। और ये ताज्जुब की बात हरगिज नहीं है कि जुड़वा भाई होने के बावजूद इनके और इनकी औलाद के दरमियान ताल्लुकात की अक्सर रवायात में दुश्मनी नजर आती है, और ये दुश्मनी इस्लाम आने के बाद भी बनु उमैया और बनु हाशिम में जारी रही। अब्द शम्स के बाद उनका बेटा उमैया अपने चाचा हाशिम की सखावत का मुकाबला करने से कासिर रहा, जिसके नतीजे में हजरत हाशिम ने मक्का आने वाले हाजियों के खाने पीने की बावकार जिम्मेदारी संभाल ली, जबकि उमैया ने मक्का की फौजों के कमांडर इन चीफ के तौर पे ड्यूटी संभाल ली। और इसी पोजीशन की वजह से उमवी खानदान के लोग सियासी और अस्करी तौर पे बहुत मजबूत हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनु उमैया इस्लाम की मुखालफत करने में हर महाज पे सबसे आगे रहे, जिनमें उमैया का पोता अबू सुफियान सर फहरिस्त था। लेकिन यहाँ ये बात भी वाज़ह कर दी जाए कि ग़ज़वा बदर के मौके पे अबू सुफियान ने जंग ना करने का मशवरा दिया था। सन 630 में मुसलमानों के हाथों मक्का फतह हुआ, जिसके नतीजे में बनु उमैया के बेशतर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिनमें अबू सुफियान और उनके बेटे यजीद और माविया भी शामिल थे। फतह मक्का के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि इन साबिक इस्लाम दुश्मनों में कुछ ऐसी खसूसियात मौजूद थी जो इस नए निज़ाम के लिए मुफीद थी। चुनाचे अबू सुफियान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही यमन और ताइफ में आला ओहदे दिए गए। इसके अलावा अबू सुफियान के बेटों माविया और यजीद को शाम में भेजी गई फौजों की कमान सौंपी गई। व्यूअर, सन 656 ईस्वी में इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद इस्लाम का पहला फितना शुरू हुआ और मुसलमान खाना जंगी का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में चौथे खलीफा हजरत अली और शाम के उमवी गवर्नर हजरत माविया बिन अबू सुफियान के दरमियान जंगों का एक सिलसिला शुरू हुआ। व्यूअर्स, मौरख ये लिखते हैं कि तकरीबन 5 साल की इस खाना जंगी के नतीजे में मुसलमान 3 फिरकों में तकसीम हो गए। इसके साथ साथ इसी खाना जंगी के नतीजे में मुसलमानों की खिलाफत का खात्मा भी हो चुका था। चुनाचे हुकूमत की भागदौड़ अब मुआविया इब्ने अबू सुफियान के हाथ जा चुकी थी। ताहम सन 661 ईस्वी में अमीर मुआविया ने बनु उमैया की उमवी सल्तनत और मुसलमानों की पहली बादशाहत की बुनियाद रखी। अमीर मुआविया ने हुक्मरानी संभालते ही सबसे पहले सल्तनत के दारुल खिलाफे को कूफा से शाम मुंतकिल किया, लेकिन उन्होंने बनु उमैया के लोगों को शाम में अपने दरबार या सूबों में कोई ज्यादा ओहदे न दिए। इसके बरक्स उमवी खानदान के लोगों को मदीना तक ही महदूद रखा। सन 676 ईस्वी में अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। उनका ये इक़दाम मुसलमानों के लिए बिल्कुल नया और नाकाबिले मंजूर था, क्योंकि इससे पहले मदीना में अवामी हमायत और बुजुर्ग असहाब के मशवरे से खलीफा का इंतखाब होता था। उनका ये फैसला उस वक्त बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गया जब सन 680 में उनकी मौत के बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठा। यजीद पूरे आलम इस्लाम में इंतहाई नफरत की निगाह से देखा जाने वाला इंसान है। उसकी वजह यह थी कि अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए उसे नवासा रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बैत की जरूरत थी, और यह बैत करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उसने नवासा रसूल और उनके खानदान के 72 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और औरतों को कैद में डाल दिया। इस वाक़े को पूरी मुस्लिम दुनिया में आशूरा के दिनों में याद किया जाता है। इसके अलावा यजीद ने मक्का और मदीना का मुहासरा भी किया, और इन मुहासरों में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। यजीद महज 3 साल की मुख्तसर हुकूमत करने के बाद इंतकाल कर गया।
जिसके बाद उसका नौजवान बेटा मुआविया II अगला हुक्मरान बना। लेकिन मुअर्रिख ये लिखते हैं कि हुकूमत करने के महज 20 दिन बाद उसका भी इंतकाल हो गया। व्यूअर्स, चूंकि मुआविया II की कोई औलाद न थी तो उसकी मौत के बाद मुसलमानों की दूसरी खाना जंगी का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में हुक्मरानी बनु उमैया की एक दूसरी शाख में मुंतकिल हो गई। हजरत मुआविया के चचाजाद भाई मरवान बिन हकम ने इस खाना जंगी का खात्मा किया और तख्त पे बैठने में कामयाब हो गया। मरवान ने तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बाज़ंतीनियों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया और इन जंगों में काफी माले गनीमत भी इकट्ठा किया। यही वजह थी कि उसका शुमार बनु उमैया के अमीर तरीन हुक्मरानों में होता है। इसके अलावा मरवान हजरत उस्मान के सेक्रेटरी के तौर पे भी काम करता रहा। मरवान के बाद उसके बेटे अब्दुल मलिक को सल्तनत को मॉडर्न या जदीद बनाने वाले के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि उसने सल्तनत के कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां की। इसके अलावा सन 688 में इसी के दौर में पहली दफा यरूशलेम में मस्जिद अक्सा का गुंबद भी तामीर कराया गया, जो कि आज भी हमें उसी शक्ल में नजर आता है। अब्दुल मलिक इस्लामी तारीख का पहला हुक्मरान था जिसने सिक्कों पे अपना नाम नक्श कराया। वो तारीखी लिहाज से इसलिए भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि उसने हजाज बिन यूसुफ को मक्का पे चढ़ाई करने को भेजा, जो कि इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के कब्जे में जा चुका था। हजाज की फौजों ने हज के दौरान शहर पे पत्थरों की बरसात कर दी और इस हमले में खाना काबा को भी निशाना बनाया गया। चुनाचे 7 महीने के मुहासरे के बाद इब्ने जुबैर खाना काबा के गिर्द लड़ते हुए शहीद हो गए और शहर उमवियों के हाथ चला गया। हजाज बिन यूसुफ बनु सकीफ से ताल्लुक रखता था, जो कि अरब के ताइफ के इलाके में बसते थे। इस फतह के नतीजे में अब्दुल मलिक ने खुश होते हुए हजाज बिन यूसुफ को मक्का की गवर्नरशिप दे दी। सन 705 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मौत के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा अल वलीद उमवी सल्तनत का छठा हुक्मरान बना। इसने हुकूमत संभालते ही इस्लामी फतूहात का सिलसिला दोबारा शुरू किया और ये अपनी तमाम जंगी मुहिम्मात के लिए हजाज बिन यूसुफ पे ही इन्हिसार किया करता था। वलीद के दौरे हुकूमत में उमवी फौजें मगरब में हस्पानिया या स्पेन तक पहुंच चुकी थीं। इसके अलावा हजाज बिन यूसुफ ने सन 712 में अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को महज 17 साल की उम्र में बरसगीर की तरफ भेजा, जिसके नतीजे में मौजूदा पाकिस्तान में सिंध का इलाका फतह कर लिया गया और कहा जाता है कि इसी मुहिम की वजह से मौजूदा सिंध में दीबल के इलाके से इस्लाम बरसगीर में दाखिल हुआ। लेकिन सन 715 में अल वलीद की मौत के बाद उसके भाई सुलेमान ने तख्त संभालते ही अपने बाप दादा के लगाए हुए तमाम गवर्नर्स और जनरल्स को बरतरफ कर दिया। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम और हस्पानिया में मूसा इब्ने नुसैर के बढ़ते हुए असर रसूख को देखते हुए इन्हें भी कत्ल करा दिया। उसके इन इक़दामात के नतीजे में उमवी सल्तनत जो बड़ी तेजी से मशरिक और मगरिब में फैलती चली जा रही थी वहीं रुक गई। लेकिन व्यूअर, सुलेमान ने अपनी मौत के करीब एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने भाई या बेटे को अपना जानशीन नामजद करने की बजाय अपने कजन उमर बिन अब्दुल अजीज को अगला हुक्मरान मुंतखब कर दिया, जो कि उस वक्त मदीना के गवर्नर थे। उमर बिन अब्दुल अजीज का जिक्र हम खलीफा दोयम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की फैमिली ट्री में कर चुके हैं। व्यूअर्स, उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत उमर फारूक की पोती हजरत लैला के बेटे थे, इसीलिए उन्हें उमर सानी या उमर II भी कहा जाता है। वो उमवी सल्तनत के 8वें हुक्मरान थे और बाकी तमाम उमवी हुक्मरानों के बरक्स उन्हें मुसलमानों का छठा खलीफा भी माना जाता है। उन्होंने उमवी मुआशरे में कई इस्लाहात की और करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सख्त इक़दामात उठाए। उन्हें उमवी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार समझा जाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के इर्द गिर्द बहुत से उलमा मौजूद थे और वो सल्तनत के मुख्तलिफ फैसलों के लिए अक्सर उनसे मशवरा लिया करते थे। उन्होंने तारीख में पहली दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा करने का हुक्म दिया और सल्तनत के हर खास व आम के लिए तालीम हासिल करना लाजिम कर दिया। जहाँ तक उनकी फौजी क़ियादत की बात है तो उन्हें इंतहाई अमन पसंद हुक्मरान समझा जाता है।
एक अच्छा फौजी सिपहसालार होने के बावजूद उन्होंने कुस्तुनतुनिया, एशिया और यूरोप के इलाकों से अपनी फौजों को वापस बुलाने का हुक्म दिया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद वो पहले अपनी सल्तनत की अंदरूनी सूरत हाल को बेहतर करना चाहते थे। ताहम बाद में उनके दौर में उमवी फौज ने स्पेन में ईसाई सल्तनत के बहुत से इलाके फतह किए। व्यूअर्स, हुकूमत में आने से पहले उनकी आमदनी तकरीबन 50,000 दिनार सालाना बताई जाती है, लेकिन खलीफा बनने के साथ ही उन्होंने अपने जेर इस्तेमाल हर चीज़ बैतुल माल में जमा करा दी। इसके अलावा उन्होंने सल्तनत में टैक्स इकट्ठा करने के निज़ाम को बहुत बेहतर किया। लेकिन व्यूवर्स, उस वक्त का उमवी शाही तबका इंसाफ, सादगी और मसावात की इन पॉलिसियों को हजम न कर पा रहा था, तो उन्होंने उमर के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और वो इसमें कामयाब भी हो गई। उन्होंने हजरत उमर के एक गुलाम के जरिए उन्हें जहर दिलवा दिया। चुनाचे वो महज 3 साल हुकूमत करने के बाद सन 720 में इंतकाल कर गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के अलावा बनु उमैया के तमाम हुक्मरान बहुत गैर मकबूल थे और उन सब का दौर हमेशा बदअमनी का शिकार रहा। उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की नस्ल से कई हुक्मरान आए, लेकिन अपने बाप दादा की तरह ये लोग भी हुकूमत करने के काबिल न थे। बनु उमैया का आखिरी ताकतवर हुक्मरान हिशाम अब्दुल मलिक था। सन 743 में उसके इंतकाल के बाद अगले 1 साल में सल्तनत पे 3 हुक्मरान आए और अब सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपने खात्मे के कगार पे थी। मरवान II के दौर में खुरासान से बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में सन 750 में बनु उमैया की सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। बनु उमैया के 90 साला दौरे हुकूमत के बाद अब इन इलाकों पे बनु हाशिम से एक खानदान हुकूमत कर रहा था, जिसका नाम बनु अब्बास था। 7वीं सदी के आगाज में उमवी सल्तनत में कई बगावतें जन्म ले रही थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि उनकी हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत ना थी। हुकूमत बाप से बेटे में मुंतकिल होती चली आ रही थी, और दूसरा उस वक्त ये सोच आम थी कि खलीफा बनु हाशिम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होना चाहिए। चुनाचे सन 719 में हाशमिया तहरीक का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में सन 746 में इन लोगों ने खुरासान के इलाके पे कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बाद जल्द ही उमवियों का मजबूत गढ़ यानी कूफा भी इनके कब्जे में आ गया, और सन 750 में बनु अब्बास से अबू अब्बास अस-सफा को कूफा की एक मस्जिद में नया खलीफा तस्लीम कर लिया गया। व्यूअर्स, बनु अब्बास की नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास से चलती है, और ये बनु हाशिम से ही निकलने वाला एक कबीला था। लेकिन खलीफा का बनु अब्बास से होना मुसलमानों के लिए थोड़ा हैरान कुन था, क्योंकि मुसलमान ये समझ रहे थे कि शायद बनु हाशिम यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से खलीफा का इंतखाब किया जाएगा। बहरहाल इस नए खलीफा के खिलाफ मुख्तलिफ उमवी गवर्नर्स और जनरल्स ने बगावतें शुरू कर दी, लेकिन अब्बासियों ने इन तमाम बगावतों को कामयाबी से कुचल दिया। आखिरी उमवी हुक्मरान मरवान II और इससे जुड़े हर शख्स को कत्ल कर दिया गया, सिवाय हिशाम के पोते अब्दुर्रहमान के, जो अपनी जान बचा के अंदलुस या स्पेन भाग निकला, जहां उसने अपनी नई सल्तनत की बुनियाद रखी। अस-सफा ने खलीफा बनते ही सबसे पहले दारुल हुकूमत को शाम से दोबारा कूफा मुंतकिल किया, और अगली कई सदियों तक इराक ही अब्बासी इक़्तिदार का गढ़ बना रहा। अस-सफा ने अपना 4 साला दौरे हुकूमत खिलाफत को मजबूत करने और तामीर नो के कामों में सर्फ कर दिया। तालीम को हर खास व आम पे लाजिम किया गया। इसके अलावा कुछ चीनी कैदियों की मदद से सल्तनत में पहली पेपर मिल लगाई गई। अस-सफा सन 744 में चीचक के मर्ज से इंतकाल कर गया। उन्होंने मरने से पहले अपने भाई अल मंसूर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। व्यूअर्स, जदीद मुअर्रिखीन अल मंसूर को अब्बासी सल्तनत का हकीकी बानी मानते हैं। उसने सल्तनत को मजबूत करने के लिए काफी इक़दामात उठाए और सल्तनत में कई इदारों की बुनियाद भी रखी। इसके साथ साथ बगदाद के राउंड सिटी या गोल शहर की बुनियाद भी इसी दौर में रखी गई, जो कि उस वक्त का दुनिया का एक मेगा प्रोजेक्ट समझा जाता है, जिसमें तकरीबन 18 मिलियन सोने के सिक्के खर्च किए गए।
इसके अलावा अल मंसूर के दौर में दुनिया के जदीद साइंसी अलूम को मुख्तलिफ जुबानों से अरबी जुबान में ट्रांसलेट करने का काम भी शुरू किया गया और डाक खाना या पोस्ट ऑफिस की बुनियाद भी इसी दौर में रखी गई। व्यूअर्स, जहां अल मंसूर का दौर इस्लाम के सुनहरी दौर की इब्तदा समझा जाता है, लेकिन अहले बैत के साथ इसके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे न थे। इमाम जाफर अस-सादिक के बढ़ते हुए असर रसूख को देखते हुए उन्हें अल मंसूर के कहने पे जहर दे दिया गया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मशहूर हस्तियों को कैद में भी डाल दिया गया, जिनमें इमाम अबू हनीफा सर फहरिस्त थे। सन 775 में अल मंसूर हज के सफर के दौरान इंतकाल कर गया और उसके बाद उसका बेटा अल महदी तख्त नशीन हुआ, जिसका 10 साला दौरे हुकूमत काफी पुरअमन समझा जाता है। उसने अपने दौर का आगाज कई सियासी कैदियों को रिहा करके किया। मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात की तोसी और सजावट का काम भी इसी के दौर में शुरू हुआ। इसके बारे में सबसे मशहूर ये है कि इसने अपने बाप के बरक्स अहले बैत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे किए और अहले बैत के कैद में डाले गए तमाम लोगों को रिहा कर दिया। अल महदी ने अपनी जिंदगी में ही जानिशीनी का एक मंसूबा दे दिया था, जिसके मुताबिक पहले उसका बेटा अल हादी और फिर उसका छोटा बेटा हारून तख्त नशीन होना था। अल हादी का 1 साला दौरे हुकूमत अंदरूनी इंतशार और मुख्तलिफ बगावतों को कुचलने में गुजर गया। उसकी मौत पेट के अल्सर से हुई और कुछ मुअर्रिख ये दावा भी करते हैं कि हुकूमत हासिल करने की गर्ज से उसकी मां ने उसे जहर दिया था। अल हादी की मौत के बाद उसका छोटा भाई हारून उर रशीद अब्बासियों का 5वां खलीफा बना। कहा जाता है कि हुकूमत संभालने के बाद हारून ने बगदाद की सबसे बड़ी मस्जिद में खुद जुम्मे की नमाज की इमामत की और फिर उसी वक्त सल्तनत के आला ओहदेदारों और आम अवाम से बैत तलब की। चुनाचे वो ऑफिशियल तौर पे मुसलमानों के खलीफा बन के सामने आए। व्यूअर्स, उनका दौर अब्बासियों का सुनहरा दौर समझा जाता है। उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए इंतहाई काबिल वजीरों का इंतखाब किया। हारून का दौर तवील लेकिन खुशहाल था। इनके दौर में बगदाद में दौलत की भरमार थी और इस दौलत का ज्यादातर हिस्सा मुख्तलिफ अलूम, जिनमें मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ मुख्तलिफ रिसर्चेस पे खर्च होती थी। और व्यूवर्स, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताई जाए कि जाबिर बिन हयान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी माना जाता है, हारून के रिसर्चर्स में शामिल थे। हारून ने मुख्तलिफ अलूम का तर्जुमा करने के लिए बैतुल हिकमा की बुनियाद रखी, जहाँ पूरी दुनिया से मुसलमान, ईसाई, यहूदी और हिंदू स्कॉलर्स मुख्तलिफ अलूम का तर्जुमा किया करते थे। व्यूअर्स, ये एक ऐसा दौर था कि पूरा यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था और यूरोपियंस आला तालीम हासिल करने के लिए अब्बासी सल्तनत का रुख किया करते थे। अगरचे हारून की मौत के बाद उनका बेटा अल अमीन बहुत आसानी से अगला खलीफा बन गया, लेकिन अल अमीन और उसके भाई मामून के दरमियान तख्त को लेके हालात काफी तल्ख थे, जिसके नतीजे में दोनों भाइयों में एक खाना जंगी का आगाज हुआ। मामून की फौज के एक जनरल ताहिर ने बगदाद का मुहासरा करते हुए अल अमीन को कत्ल कर दिया और उसका सर बगदाद के राउंड सिटी के अंबर गेट पे लटका दिया। यूं अल मामून अब्बासी सल्तनत का 7वां खलीफा बनने में कामयाब हो गया। व्यूअर्स, मामून बजाते खुद एक आलिम था। उसने मेडिसिन और फिका की तालीम के साथ साथ कुरान भी हिफ्ज कर रखा था। फादर ऑफ अरब फिलासफी अल किंदी और मशहूर मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी भी मामून के दरबार में रिसर्च किया करते थे और इसी रिसर्च के दौरान अल ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स के अलजबरा और एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट मुतारफ कराए, जो कि आज भी मुख्तलिफ इजादात में इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूअर्स, हारून और मामून के दौर में किए जाने वाले इन इक़दामात का ये नतीजा निकला कि इस्लामी तहजीब अगले 500 साल तक जदीद साइंस और इल्म का गढ़ बन गई। मामून मुख्तलिफ किस्म की मजहबी डिबेट्स भी कराया करता था। उसके मजहबी नजरिए की मुखालफत करने पे उस वक्त के कई उलमा को कैद भी कर लिया गया, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, जो उसके दरबार में अहादीस जमा करने का काम कर रहे थे, सरे फहरिस्त थे। व्यूअर्स, उलमा पे ये जुल्म मामून के बाद आने वाले हुक्मरानों के दौर में भी जारी रहा। मामून की मौत के बाद उसका भाई अल मुतसिम सल्तनत का 8वां खलीफा बना।
इसके बारे में ये आता है कि इसने तुर्क गुलामों की एक फौज तैयार कर रखी थी जिसे इसका भाई मामून सल्तनत के अंदर बगावतों को कुचलने और बाज़ंतीनी सल्तनत पे हमलों के लिए इस्तेमाल किया करता था। अल-मुतसिम ने अपने भाई की बहुत सी पॉलिसीज को जारी रखा। अगरचे उसे साइंस और रिसर्च से कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन इसके बावजूद उसने रिसर्च का काम भी जारी रखा। उसने अपनी गुलाम तुर्क फौज को मजबूत करने के लिए काफी इकदाम उठाए। सन 836 में उसने सल्तनत का दारुल खिलाफा बगदाद से समारा मुंतकिल कर दिया, जहां तुर्कों को बहुत से ऊंचे ओहदे इनायत किए गए, जिसका ये नतीजा निकला कि सल्तनत के कई अहम फैसले तुर्कों के हाथ चले गए। अरब और ईरानी अशराफिया जिन्होंने सल्तनत के इब्तदाई दौर में बहुत अहम किरदार अदा किया था, एक तरह से साइड पे लगा दिए गए। सन 842 में मुतसिम की मौत के वक्त सल्तनत के तमाम अमूर तुर्क कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ तक कि अगले खलीफा मुतसिम के बेटे अल-वासिक के इंतखाब में भी तुर्कों का बहुत बड़ा हाथ था। अल-वासिक का दौर मुख्तसर और अपने वालिद की पॉलिसीज का तसलसल था, और इस दौर में भी बड़े हुकूमती ओहदे तुर्कों के हाथ में थे। लेकिन उसका भाई और जानशीन अल-मुतवक्किल ताकत के इस तवाज़ुन को तब्दील करने के लिए पुरअज़्म था। अल-मुतवक्किल इस्लाम के बहुत करीब था और खलीफा बनते ही उसने उलमा पे होने वाले जुल्म का खात्मा किया। इसके साथ साथ इमाम अहमद बिन हम्बल को भी रिहा किया, जो कि मामून के दौर से यानी तकरीबन 20 साल से कैद में थे। इसके अलावा उसने तुर्कों के असर रसूख को खत्म करके खलीफा के इख्तियारात को दोबारा बहाल किया, लेकिन इन तमाम महाजों के लिए वो तुर्क गुलाम सिपाहियों पे ही इन्हिसार किया करता था। चुनाचे इन्हीं सिपाहियों में से एक ने उसके बेटे अल-मुंतसिर के साथ मिल के उसे कत्ल करा दिया, और ये एक मुनफरिद अब्बासी खलीफा बन गया जिसे अपने गार्ड्स ने ही कत्ल कर दिया। मुतवक्किल की मौत के बाद तुर्क दोबारा से ताकतवर हो गए। अगले 4 खुलफा को तुर्कों ने बारी बारी तख्त पे बिठाया और कुछ ही अरसे में इन्हें कत्ल करके इनसे हुकूमत छीन ली जाती। इस दौर को अनार्की एट समारा कहा जाता है, जिसमें अब्बासी खुलफा की कोई जाती हैसियत न थी, बल्कि सल्तनत की भागदौड़ एक तरह से तुर्कों के हाथ में थी। व्यूअर्स, 10 साल की इस हंगामा आराई का ये नतीजा निकला कि मिस्र और शाम का ज्यादातर हिस्सा अब्बासियों के हाथ से निकल के फातमियों के हाथ चला गया। सन 870 में मोतमिद के तख्त पे बैठने के साथ ही इस अनार्की और चीना झपटी के दौर का खात्मा हुआ। उसकी ये वजह थी कि उसके भाई अल-मुवफ़्फ़क़ की फौज में खिदमत की वजह से तुर्क जनरल से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यही वजह थी कि इस दौर में असल ताकत अल-मुवफ़्फ़क़ के पास रही। उसने अपने भाई मोतमिद यानी वक्त के खलीफा को नजरबंद कर रखा था। अल-मुतमिद की मौत के बाद अल-मुवफ़्फ़क़ का बेटा अल-मुतदिद अगला खलीफा बना। मुअर्रिख़ ये लिखते हैं कि अल-मुतदिद एक आला पाए का सिफारतकार था और अपने बाप दादा के बरक्स वो उन लोगों के साथ समझौता करने को हर वक्त तैयार रहता जिनको शिकस्त देना मुश्किल था। यही वजह थी कि वो सल्तनत के लिए बहुत से अच्छे फैसले करने में कामयाब रहा। उसकी कोशिशों से मिस्र और शाम का इलाका दोबारा से फतह कर लिया गया और वो सल्तनत के दारुल खिलाफे को समारा से वापस बगदाद मुंतकिल करने में भी कामयाब हो गया। लेकिन इन कामयाबियों के बावजूद वो खिलाफत अब्बासिया की डूबती कश्ती को बचा ना सका। उसकी मौत के बाद उसके 3 बेटे बारी बारी तख्त पे बैठे, लेकिन अब्बासी सल्तनत अब अपने खात्मे तक पहुंच चुकी थी। अल-रादी के दौर में असल ताकत अब्बासी फौज के कमांडर इन चीफ के पास होती, जिसे अमीर उल उमरा कहा जाता था। इसके साथ साथ इलाकाई गवर्नर्स ने अब्बासी दरबार के अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाते हुए आजादाना तौर पे काम करना शुरू कर दिया और सूबों पे अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया और बगदाद को टैक्स देना भी रोक दिया। 22वें खलीफा अल-मुस्तख्फी के दौर में खिलाफत अब्बासिया तकरीबन खत्म हो चुकी थी और आने वाले खुलफा मुख्तलिफ वारलॉर्ड्स की कठपुतली बन चुके थे। हुकूमत की इस खला का फायदा बुया सल्तनत ने उठाया। उन्होंने बासानी बगदाद पे चढ़ाई करके शहर पे कब्जा कर लिया और इस तरह तारीख में पहली दफा अब्बासी सल्तनत किसी दूसरी सल्तनत की एक वैसल बन गई।
अगले कई खुलफा बुया हुक्मरानों के हुक्म से तख्त पे बैठते और उन्हीं के हुक्म से उन्हें हुकूमत छोड़ना पड़ती। लेकिन अल-कायम के दौर में यानी सन 1037 में तुगरल बेग सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रख चुका था। सल्जूकों ने बुया सल्तनत को नेस्तो नबूद किया और खलीफा की रिड को दोबारा बहाल किया। इसके साथ साथ अब्बासी सल्तनत के 2 खुलफा ने सल्जूक शहजादियों से शादी भी की। व्यूअर्स, जहां अब्बासी सल्तनत एक तरफ मुख्तलिफ बगावतों का शिकार थी तो दूसरी तरफ साइंस और आर्ट खूब फल फूल रही थी। मशहूर मुस्लिम फिलासफर अल फराबी, अल किंदी और अबू अली सीना ने इसी दौर में जिंदगी गुजारी। व्यूअर्स, बनु उमैया से हुकूमत लेने के तकरीबन 600 साल बाद सन 1258 में मंगोलों ने बगदाद का मुहासरा किया। अलाकू खान ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आखिरी अब्बासी खलीफा अल मुस्तहसम को एक कालीन में लपेट के घोड़ों से रौंद दिया गया, जिसके बाद अब्बासी खिलाफत का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। लेकिन सन 1517 में उस्मानी सुल्तान सलीम ने मिस्र फतह किया और मुसलमानों का नया खलीफा बन के सामने आया, तो यूं खिलाफत अरबों से तुर्कों में मुंतकिल होगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।